और आपका अभ्यास सीरीज का कौन सा डे है? प्रीलिम से स्पेशल अभ्यास सीरीज डे 5 है ना ये? डे 5 होगा, ठीक है। और डे 4 में हम लोगों ने 26 तक चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन को किया था। आज हम लोग डे 5 में चलेंगे, 27 से चलेंगे, ठीक है। तो 27 नंबर पहला क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के कार्यकाल के विषय में, सॉरी, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के कार्यकरण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक जमींदारी ने अपनी जमीन खो दी, मतलब अपनी भूमि खो दी, ठीक है। जमींदारों द्वारा भू राजस्व अदा न कर पाने के कारण यह था कि रैयत द्वारा राजस्व अदायगी में चूक होती थी। कृषकों का एक नया समूह जोतदार प्रभावशाली हो गया, ठीक है। कलेक्टर ने वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में जमींदारों को प्रति स्थापित कर दिया, ठीक है। तो 3-4 तो मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? 3-4-1-2, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। अब बंगाल में जो नया जो व्यवस्था जो आया था, जिसको बोलते थे अस्थायी बंदोबस्त, उसके कारण उसके कार्यकरण में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले देखो, प्रारंभिक जमींदारों ने अपनी भूमि खो दी। जो ट्रेडिशनल जो जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने अपना क्या किया? भूमि खो दिया। जमींदारों द्वारा भू राजस्व अदा न कर पाने के कारण ये थे, रैयत द्वारा राजस्व अदायगी में चूक होती थी। रीजन क्या था? फसल खराब हो जाता था तो वो दे नहीं पाते थे। जब रैयत अगर नहीं देंगे तो जमींदार कहाँ से मतलब क्या करेगा? सो राजस्व को अदायगी करेगा। इसकी वजह से क्या होता था? सनसेट लॉ की तहत उनकी जमीन चली जाती थी, ठीक है। कृषकों का एक नया जोतदार प्रभावशाली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? पहले वाला जमींदार जो थे उनकी तो उतनी भूमिका रही नहीं। जो अधिक कीमत लगाता था उनको मतलब जमींदारी दी जाती थी। नया वर्ग जो था वो मतलब सामने आया, ठीक है, जिनको मतलब खेती बाड़ी से बहुत लेना देना नहीं था। वो वास्तविक किसान भी नहीं थे, लेकिन हाँ, उनके पास पैसे था, ठीक है। और तीसरा जो देखेंगे, कलेक्टर ने वैकल्पिक सत्ता केंद्र में जमींदारों को प्रतिस्थापित कर दिया। तो जमींदारों के पास अपनी मतलब एक तरह से छोटा मतलब क्या बोलते थे, उनके पास न्याय निर्णय करने वगैरह की शक्ति जो थी वो भी उनसे मतलब क्या कर ली गई? छीन ली गई, ठीक है। चलिए, अब चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त ने क्या पुनः स्थापित किया? ठीक है, किसानों के अधिकार को पुनः स्थापित कर दिया अस्थायी बंदोबस्त, या फिर भूमि पर जमींदारों के बुजुर्गा समिति अधिकार, बुजुर्गा संपत्ति अधिकार, या फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाज रानी अधिकार, या फिर महिलाओं को संपत्ति अधिकार रखने का अधिकार, मतलब क्या पुनः स्थापित किया? तो ध्यान में रखिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब बी में क्या ऑप्शन था? तो बी में जो ऑप्शन जो था आपका क्या था? तो ध्यान में रखिएगा, भूमि पर जमींदारों के बुजुर्गा संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। एक तरह से मतलब यहाँ पे भूमि जो थी वंशानुगत हो गई थी, ठीक है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया, ठीक है। इसे इस्तेमारी व्यवस्था फिर जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि पर अस्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय हो गया, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में चली जाती थी। उन्हें भूमि से अब तक पृथक नहीं किया जा सकता जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहे। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी के पिताजी ने जमींदारी दिया था, अब उनकी मृत्यु हो गई, तो किसके पास जमींदारी चली जाती थी? पुत्र के पास चली जाती थी। तब तक उसको नहीं हटा सकते थे जब तक पुत्र जो था उसको मतलब क्या कर सकता है? निश्चित लगान जो होता था वो देती रहती थी। पुत्र के बाद उसका पुत्र अगर दे रहा तो उसके पास रहेगा, फिर उसका पुत्र दे रहा तो उसके पास रहेगी। जब वो लगान देना बंद कर देगा तभी उनकी जमींदारी जाती थी। किसानों से भूमि संबंधी व अन्य परंपरागत अधिकार जो थे छीन लिए गए थे। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को मतलब क्या कर सकते थे? खरीद बेच सकते थे। ब्रिटिश को कंपनी को केवल किससे मदद था? तो कंपनी को केवल मतलब लगान चाहिए होता था, किसी से भी मिले मैटर नहीं करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में सही है? इसने कृषकों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया? तो नहीं, कृषकों को तो स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया था, जमींदारों को स्वामित्व का अधिकार दिया था। जमींदारों को भूमि को स्वामी के रूप में मान्यता मिली, ठीक है। सरकार ने भूमि लगान मांग को अस्थायी कर दिया, ये भी ठीक है। ध्यान रखेंगे, जमींदार कृषकों और सरकार के बीच में मध्यस्थों की भूमिका निभाते थे। तो इसका आंसर आई थिंक होना चाहिए 2-3-4, ठीक है। क्या है इसका आंसर? तो 2-3-4 आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था? तो इसमें होता था जो मध्यस्थता निभाने के काम जमींदार करते थे, जो कि कंपनी, सरकार और मतलब कृषक के बीच में होती थी। कृषक से लगान को वसूलते थे, लगान जमींदार के पास जमा होता था। जमींदार एक निश्चित राशि को किसे दे देता था? तो ब्रिटिश सरकार को जाकर देता था, ठीक है। आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, चिरस्थायी बंदोबस्त जिसको इस्तेमारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेश में बहुत ही कम विस्तारित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 1810 के पश्चात कृषि मूल्य वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। रिकॉर्डों के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा, या फिर ध्यान में रखेंगे, राज्य को रैयत सीधे बंदोबस्त करना
कलोचित प्रतीत हुआ, या फिर मतलब सारे ही सारे बात करेंगे तो कथन जो है आपके सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ध्यान में रखेंगे ऑल स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान में रखना। क्या था, कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के भारत के लगभग 19% भागों में किया था। कितने प्रतिशत भाग में अस्थायी बंदोबस्त था, 19% भाग में था। बंगाल में था, उड़ीसा में था, बिहार में था, और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के जो बनारस वाला इलाका जो था उसमें भी अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को देश के अन्य भागों में लागू न करने के कारण 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि, जिससे फसलों का मूल्य बढ़ना, जबकि अस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि अस्वीकृत थी। ठीक है, मतलब क्या होता था, फिक्स होता था। क्या होता था, फिक्स होता था। कृषि का मूल्य तो बढ़ गया, लेकिन वो जो राज्य को, जो कंपनी सरकार को जो पैसा जाती है वो फिक्स नहीं, वो तो फिक्स होता था। तो ऐसे कंडीशन में इसको विस्तार नहीं किया गया। ठीक है, जिससे राज्य ने इस बढ़े हुए आय से किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता था। अब कंपनी सरकार ने मतलब 5,000 रुपया में आपको दे दिया। ठीक, कंपनी सरकार कह रहा हो तो डेट मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट 5,000 रुपया में एक भूमि का टुकड़ा एक जमींदार को दे दिया, फिक्स है 5,000 रुपया 5 वर्षों के लिए। ठीक है, अब 5,000 रुपया 5 वर्षों के लिए, फिर जब फसल खराब हो जाए तो भी इतना पैसा इनको देना है। अब फसल के दाम में वृद्धि हो जाए तो भी इनको पैसा इतना देना ही है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में 1810 आते आते मतलब क्या हुआ, 1810 के पश्चात में क्या होता है ना, इसमें फसल के दाम में सडन मतलब वृद्धि दिखी गई। तो ऐसे कंडीशन में जमींदार जो तो फायदा में हो गए। अब ब्रिटिश ने क्या किया था, हुंडा हुंडी बेच दिया था, एक बार फिक्स कर दिया था कीमत। ऐसे कंडीशन में ब्रिटिश को कोई लाभ हो नहीं सकता था। तो उन्होंने इसको फैलाने की बदला इसको बंद करना ही मतलब ज्यादा कोशिश किया। 19% भाग में था, 19% भाग में ही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को मतलब इससे क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। रिपोर्ट के आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर नीति निर्माताओं ने भूमि को केवल औसत लगान के दावे की बात की तथा अधिशेष आय पर राज्य को कर लगाने का सुझाव दिया। इसी का रैयतवारी बंदोबस्त की प्राथमिकता दी गई। ठीक है, अब रैयतवारी व्यवस्था आ जाएगा इसके बाद, जो कि 1793 के बाद आपको, सॉरी, इसके बाद मतलब क्या बोलते हैं, ये जमींदारी बंदोबस्त के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, रैयतवारी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखना है कि स्टेटमेंट को पढ़ना। निर्देश निर्देश निम्नलिखित प्रश्न के दो कथन है। ठीक है, कथन एक तथा कथन दो, इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, कथन एक है, कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है, तो ये आपको ध्यान में 3 होगा। और चौथा स्टेटमेंट कथन एक गलत होगा और कथन दो की बात करेंगे सही होगा। अब आते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट बंगाल के परे किसी अन्य क्षेत्र में बिरले ही बढ़ाया गया। ठीक है, तो किसी अन्य क्षेत्र में न के बराबर ही था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन आप देखोगे न के बराबर था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था केवल बनारस के इलाका में, मतलब बहुत ही लिमिट समय में। ठीक है, लिमिट में 1810 के बाद कृषि संबंधी कीमतों में गिरावट आई, जिससे बंगाल के जमींदारों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नहीं, प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा था, क्योंकि कृषि संबंधी कीमतों में गिरावट नहीं आई थी। क्या हुई थी, बढ़ोतरी देखी गई थी। क्या हुई थी, बढ़ोतरी देखी गई थी। तो ऐसे कंडीशन में बंगाल के जमींदार की आय में क्या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, उनके आय में वृद्धि हुई। ठीक है, क्या हुई उनकी आय में, तो उनकी आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसे कंडीशन में नुकसान किसे हो रहा था, तो नुकसान कंपनी सरकार को हो रहा था, क्योंकि उन्होंने भूमि का निश्चित भूमि का टुकड़ा जो था जमींदारी व्यवस्था में क्या था, फिक्स हो चुका था। ऐसे कंडीशन भूमि की अगर फसल की अगर कीमत बढ़ती भी तो कंपनी को इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए कंपनी जो थी इस व्यवस्था को आगे लेकर नहीं गई। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे गलत है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते किसने शिकायत की थी, भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वंचरों के निवास योग्य जंगल में प्रत्यावर्तित हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट की हु कंप्लेन that 1/3 of Bengal has been transformed into a jungle inhabited only by wildwits। ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, ये शिकायत किसका है, तो ध्यान रखें, इसने कहा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, किसने शिकायत किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये शिकायत की थी। ठीक है, बंगाल में ब्रिटिश शासन द्वारा अधिकतम भू राजस्व उठाने की नीति के परिणाम पर टिप्पणी करते लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा है कि 1/3 बंगाल वंचरों के निवास योग्य हो गया है। इसका मूल कारण अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा किसानों के जमींदारों की दया पे मतलब क्या करना था, छोड़ देना था। और किसान जमींदारों के द्वारा क्या होती थी, किसानों का मतलब अधिक से अधिक मतलब क्या होता था, शोषण होता था। ठीक है, आप देखेंगे बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू का क्या कारण था, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था, परमानेंट सेटलमेंट दैट मींस अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए, ठीक है, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से
हस्तांतरित करने के अधिकार की वजह से बिहार में आपको अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। ठीक है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार प्रदान करना था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वास्तव में कानवाली स्वयं एक जमींदार था, उसके अंदर ये भावना थी कि अंग्रेजों द्वारा भूमि व्यवस्था लागू करने से उन्हें एक स्वाभिमान भक्त मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए उसने इस व्यवस्था पर मतलब क्या किया, तो समर्थन किया। ठीक है, याद रखिएगा। आप चलते आगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए थे? रैयतवारी किसने लेकर आया? थॉमस मुनरो ने, अलेक्जेंडर रीड ने। किसने लेकर आया? तो ध्यान में, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड ने कौन सी व्यवस्था लेके आई थी? इसको हम लोग बोलते थे रैयतवारी। क्या बोलते थे? रैयतवारी। रैयतवारी में जमीन का मालिक कौन होता था? रैयतवारी में जमीन का मालिकाना हक किसको दिया? किसान को दिया गया था, रैयत को दिया गया था। रैयतवारी व्यवस्था की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, याद किसने लागू किया था? ये इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। इसे सर्वप्रथम 1792 में दक्षिण मद्रास के, ठीक है, कौन से जिले में? बारामहल जिले में लागू करने का श्रेय किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भाग भारत के भूक्षेत्र में 51% हिस्सा शामिल था। तो 51% हिस्सा तो रैयतवारी में था। 19% हिस्सा की बात करेंगे क्या अस्थायी बंदोबस्त में था। तो कितने प्रतिशत हो गया ये? 60, 30% की, 29-30% के आसपास की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे दूसरा व्यवस्था महलवारी हो जाएगा। ठीक है, 51% हिस्सा पे बात करेंगे कौन था? रैयतवारी था। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों का भूमि का मालिकाना हक दिया गया था। कौन थे? तो भूमि के मालिकाना हक की बात करेंगे किसके पास था? रैयत के पास था, किसान के पास था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रैयतवारी व्यवस्था में कृषक भूस्वामी होता था, जिसे भूमि का कुल उपज का 33% से 55% के बीच लगान कंपनी को देना पड़ता था। ठीक है, 33% से लेके 55% तक मतलब लगान देना पड़ता था कंपनी के। ठीक है, ये व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कर्नाटक के कुछ हिस्से में लागू हुए थे। ठीक है, तो मद्रास में, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, ठीक है, असम, कूर्ग के हिस्से में लागू किए गए थे। ठीक है, पूरे बंगाल में तो आपको ध्यान में रखेगा तो अस्थायी बंदोबस्त था, लेकिन यहाँ पे पूर्वी बंगाल में जो था वो आपको ये रैयतवारी देखने को मिलता है। ठीक है, अस्थायी इस्तेमारी व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि 19% हिस्सों पे था। ठीक है, कौन सा? बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में था? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में आपको अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है, मद्रास में रैयतवारी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? 65 यूपीएससी में प्रश्न पूछा है, किसने किया है? तो थॉमस मुनरो ने। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। ठीक है, कौन से जिला में? तो बारामहल जिले में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए ना? क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है तो हल्ला उल्ला कीजिए। नहीं। ठीक है, अब चलेंगे आगे। अब चलते आगे निम्नलिखित में से, ठीक है, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवारी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जाना जाता है? तो थॉमस मुनरो। ठीक है ना? कितना बार क्वेश्चन पूछा है? ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, दरोगा में भी साथ पूछा था। भू राजस्व में, ठीक है, ध्यान रखना, भू राजस्व में रैयतवारी का प्रयोग किसके द्वारा प्रयोग किया गया? अलेक्जेंडर रीड। बिल्कुल ठीक है, भू राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखें, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट है रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली इन, ठीक है, कहाँ पे? तो परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे तो भाई साहब बंगाल में, रैयतवारी की बात करेंगे तो कहाँ पे? मद्रास में। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। आगे प्रश्न क्या देखें? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता, तो कौन सी प्रथा थी? तो रैयतवारी। रैयतवारी में टैक्स कितने परसेंट है? इससे 65 यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, बोले ना बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न बहुत आता है। ठीक है, मैक्सिमम 55% पे जाता था, 33 to 55%। ठीक है, ध्यान रखिए टैक्सेस थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। कहाँ पे था? तो दक्षिण भारत में था। कहाँ पे था? दक्षिण भारत में था। ठीक है, बात करते हैं, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवारी प्रथा लागू की गई थी। कहाँ पे लागू की गई थी? तो ध्यान रखेगा। ठीक है, तो बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में, नहीं, बंबई मद्रास दोनों में था। ठीक है, बंबई में भी थे, मद्रास में भी था, पूर्वी के क्षेत्र में था, ठीक है, असम के क्षेत्र में था, थोड़ा सा आप देखोगे तो पूर्वी बंगाल में भी था। ठीक है, भू प्रशासन में रैयतवारी प्रणाली में क्या होता था? कर संग्रह का दायित्व जमींदारों का था, नहीं था ना? ठीक है,
कर चुकाने का दायित्व भूस्वामी का था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कर चुकाने का दायित्व भूस्वामी का नहीं, भूस्वामी का नहीं था, किसान ब्रिटिश राइट। अपने ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व सीधे जाके देते थे, ठीक है, डायरेक्ट देते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रैयत जो थे डायरेक्ट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करते थे, टैक्सेस देते थे, ठीक है। अब आते थे रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ठीक है, सरकार रैयत को पक्के देती थी, ठीक है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण मूल्य निर्धारण किया जाता, बताना कौन सा कथन सही है, तो ध्यान में रखिएगा, इसको तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि रैयतवारी व्यवस्था में कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल सही है, ठीक है, सरकार रैयत को मतलब पट्टे देती थी, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। इस समय आप लोग भी रहे होंगे ना, तो आप लोग का भी मतलब अगर आप लोग उस समय मतलब सब आदमी उस समय के पास थोड़ा था जमीन था, सब जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे देता है टैक्स, पता है टैक्स कैसे जमा होता है, पता है? जिला ऑफिस होता था, ठीक है, जहाँ पे कलेक्टर होते थे, तो वहाँ पे बही खाता होता, तो वहां पे जाकर मतलब कलेक्टर के द्वारा मतलब टैक्स को दिया जाता, कलेक्टर का मेनली काम था मतलब राजस्व की वसूली करना, ठीक है, कलेक्टर पद को ही इसलिए बनाया गया था। तो रैयतवारी बंदोबस्त से किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता, सरकार रैयत को पट्टे देती थी तथा कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। बंबई तथा मद्रास में अधिकांश भाग में रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी, इस व्यवस्था का सूत्रपात थॉमस मुंडो ने किया था, जिसे मई 1820 में, ठीक है, मद्रास का गवर्नर बनाया गया। अधिकांश जमीन महाजनों, सौदागरों, व्यापारियों, भूमि साहूकारों तथा धनी किसानों के हाथ में चली गई, जो रैयतों के द्वारा खेती करवाते थे, ठीक है। भारतीय धनी वर्गों द्वारा जमीन खरीदने और जमींदार बनने का एक कारण यह भी था कि उद्योग में पूंजी के निवेश में कोई खास गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि इंडस्ट्री तो था नहीं, तो पैसे जब होंगे तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, कहाँ करना है? अरे अभी क्या मान लीजिए, अभी क्या करते लोग, ज्यादा पैसा होता है तो क्या करते, गोल्ड खरीदते हैं, जमीन खरीद लेते, उस समय भी वही था, इंडस्ट्री था नहीं, ठीक है, तो लोग क्या करते, जमीन पे पैसा इन्वेस्ट करते थे, इसलिए जिनके पास जो भारतीय धनी वर्ग जो थे वो मतलब जमीन खरीदते गए और जमींदार बन गए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में काश्तकारों को भूस्वामी माना गया, ठीक है, यह अस्थायी बंदोबस्त था, क्योंकि प्रत्येक 30 वर्ष के बाद लगान अदायगी को पुनः समीक्षा की जाती थी, यह एक अस्थायी बंदोबस्त था, कितना था, अस्थायी, वो अस्थायी था, परमानेंट सेक्टर वाला में फिक्स होता था, यह अस्थायी था, क्योंकि प्रत्येक 30 वर्ष पे क्या होता था, प्रत्येक 30 वर्ष में मतलब चेक किया जाता था, तो मतलब क्या होना चाहिए। आप देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त दिक्कत क्यों हो गया, क्योंकि 1810 के बाद मतलब क्या होने लगा, फसल की कीमत बढ़ने लगी, तो फसल की कीमत बढ़ेगा, लेकिन अस्थायी बंदोबस्त में जमीन मतलब क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो टैक्सेस देने वो तो फिक्स थे, कंपनी सरकार को जो कर जाती थी वो तो फिक्स था ना, तो ऐसे कंडीशन में जमींदार को प्रॉफिट होने लगा, तो कंपनी सरकार ने उसको आगे बढ़ाया नहीं, 19% के भाग पे ही रह गया वो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, अस्थायी बंदोबस्त था ये, ठीक है, रैयत जो तो अस्थायी बंदोबस्त, इसके प्रत्येक 30 वर्ष में क्या होता था, इसका परीक्षण किया जाता था, उस समय देखा जाता था फसल का कीमत बढ़ा है या फिर फसल का कीमत कमा है, ठीक है, अगर फसल का कीमत अगर बढ़ा हुआ है तो फिर मतलब 30 वर्षों के बाद टैक्सेस को दर बढ़ा दिए जाते थे, इसलिए इसमें टैक्सेस के दर फिक्स नहीं थे, 33 से लेकर 55% तक कर रखा गया, मतलब मिनिमम 33%, मैक्सिमम 55% आपको क्या देना है, कर के रूप में आपको देना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जबकि अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, उसमें मतलब फिक्स था, अगर कीमत अगर अधिक हो गया, अगर अधिक उपज अगर हुआ तो उसमें मतलब क्या, जमींदारों को फायदा है। अब मतलब क्या होता था उसमें, मतलब फसल खराब हो जाती थी, सूखा आ जाता था, बाढ़ आ जाता था, कुछ भी ऐसा होता था, तो वैसे कंडीशन में नुकसान किसको होता था, जमींदारों को नुकसान होता था, क्योंकि जो खेती जो कर रहा है, जो रैयत जो है, जो किसान है, वो तो सूखा की स्थिति में राजस्व तो देगा नहीं ना जमींदार को, तो ऐसे कंडीशन में एक लॉ होता था, सनसेट लॉ के तहत उनकी जमींदारी चली जाती थी, लेकिन ये व्यवस्था रैयतवाड़ी में नहीं था, रैयतवाड़ी में क्या होता था, 30 वर्षों के बाद पुनः भूमि का परीक्षण किया जाता था, इसी और इसमें मतलब क्या, लगान की पुनः मतलब पुनः समीक्षा की जाती थी, लगान बढ़ेगा कमेगा स्थिर रहेगा ये तय होता था, ठीक है, इसलिए अगर पूछेगा रैयतवाड़ी कैसी व्यवस्था थी, तो एक अस्थायी व्यवस्था थी, ठीक है, याद रखेंगे। रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है, इंग्लिश भी लिखा हुआ, दिक्कत होगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और किसानों के हाथों में चली गई थी, रैयतवाड़ी सामान्यतः पट्टेदारों की सेवाओं का उपयोग था, भूमिहीन श्रमिक भूस्वामी बन गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसके पट्टेदार का उच्च मूल्य पर भूमि पट्टे की पद्धति पर रोक लग गई, जमींदार पूरी तरह से विनिष्ट हो गए थे, इसमें मतलब बोला कौन सा कथन सही है, तो यही आपका सही है, ठीक है, ध्यान में, अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और किसानों के हाथों में चली गई। अब यहाँ पे जमींदार के हाथों से भूमि निकलेगा, अब यहाँ पे साहूकार का क्या, साहूकार के पास पैसा है ना पैसा,
व्यापारी के पास पैसा है बिल्कुल है, लेकिन उस समय ये साहूकार और व्यापारी पैसा कहाँ पे लगाएंगे, तो उद्योग में लगाते हैं ना उद्योग में। लेकिन आप देखोगे इस दशक में 19वीं शताब्दी के बाद आपको भारत में, मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य में जाके आपको भारत में 1850 के बाद आपको भारत में उद्योग का विकास दिखेगा, लेकिन उस समय इंडस्ट्री तो है नहीं। तो जो साहूकार और व्यापारी जिनको खेती से कोई लेना देना नहीं था, मतलब इनको कुछ भी नहीं आता, खेती का एबीसीडी भी नहीं पता था, वो भी मतलब क्या किया, वो भी मतलब क्या कहे, तो ये लोग भी पट्टे ले लेके मतलब क्या बोले जमींदार जैसा बन गए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने मतलब क्या किया, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर में, लैंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अधिकांश भूमि जो थी साहूकार व्यापारियों और किसानों के हाथों में चली गई थी। रैयतवाड़ी समय था पट्टेदारों की सेवाओं का उपयोग था, ठीक है। पट्टेदार को पट्टा कौन देता था, तो ब्रिटिश सरकार पट्टा देती थी, मतलब सारा भूमि किसके पास था, मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की भूमि है, यहाँ से यहाँ तक भूमि है, किसके पास भूमि है, ठीक है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कंपनी सरकार की भूमि है, ठीक है, कि कंपनी सरकार की भूमि है। और अब यहाँ पे आपको इतना हिस्सा ए को दे दिया, इतना हिस्सा बी को दे दिया, इतना हिस्सा सी को दे दिया, इतना हिस्सा डी को दे दिया, ठीक है। अब बोल दिया से भाई साहब यहाँ पे जो है तुमको जो ना यहाँ पे तुम्हारा जितना उपज होगा ना उसको 33% कर देना पड़ेगा। ई वाला जमींदार ज्यादा उपज था तो इसको बोला तुमको 44% कर देना पड़ेगा। ये वाला कम था तो इसको बोला तुमको 35% टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई भी पट्टादार बन सकता था। अब ये भूमि जो ए के पास जो ये भूमि गया तो इसका वास्तविक मालिक बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो रैयत जो होते तो वही वास्तविक मालिक होता था। अब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार मतलब कंपनी सरकार रैयत के बीच में कोई नहीं था। कंपनी को जो टैक्सेस जाती थी वो डायरेक्ट मतलब किसके, रैयत के थ्रू जाती थी। लेकिन अस्थायी बंदोबस्त में कंपनी सरकार और रैयत के बीच में कौन होता था, जमींदार होता था, क्योंकि वहां पे भूमि का मालिक कौन होता था, अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार होता था। कि रैयत में भूमि के हाँ। मालिक कौन होता, रैयत होता था। और रैयत जो मान लो ए रैयत है जिसने इस भूमि के टुकड़ा को खरीद रखा है, ठीक है। अब इसको माने से हम नहीं रखे, इसको हम बेच दे, तो बी को बोलेगा सर तुम ये ले लो, ठीक है। अब इस भूमि का सारा रिस्पॉन्सिबल किसके पास होगा, तो बी के पास होगा। तो वहां पे जमींदार अपना भूमि को बेच रहे थे और यहाँ पे रैयत अपना भूमि को क्या करेंगे, बेच खरीद सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण और पश्चिम भारत में अपनाया गया, ठीक है। तो रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में था, पश्चिम में महाराष्ट्र वगैरह में तो अपनाया गया। सैद्धांतिक रूप से रैयतवाड़ी हाँ। रैयत और राज्यों के बीच में प्रत्यक्ष संविदा थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये भी थी, अभी जस्ट मैंने बताया सैद्धांतिक से रैयतवाड़ी रैयत और राज्य के बीच में, तो कंपनी के बीच डायरेक्ट था। रैयत जो डायरेक्ट कर किसे देते थे, सरकार को देते थे, बीच में जमींदार तो था नहीं। और पश्चिम भारत में या दक्षिण भारत में अपनाया गया, ये भी ठीक है, ठीक है। यह एक कर संविदा जो सामान्यतः 30 वर्ष के लिए वैध होती थी, बिल्कुल, क्योंकि 30 वर्षों पे भूमि का पुनः समीक्षा किया जाता था, तो ये भी सही है, ठीक है। और सैद्धांतिक रूप से इसमें पूर्ववर्ती अभिजात वर्ग था, जमींदार अधिक मजबूत हुए और किसान वर्ग का नहीं। इसमें किसान वर्ग थोड़ा मजबूत होता है क्योंकि भूमि का मालिकाना हक उनके पास आ गया था और जमींदारों की भूमिका समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये डी नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, गलत है, जो कि आपको गलत ऑप्शन ही पूछ रहा था। अब आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सरकार एक एक किसान को मालगुजारी को सीधे वसूली करती थी, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। कृषकों के जमीन का मालिकाना हक होने की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, तो ध्यान में केवल एक सही है, क्योंकि कृषक जो थे उनको मतलब जमीन का मतलब मालिकाना हक था, ये कानूनी मान्यता उनको दी गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। रैयतवाड़ी देखिए इतना डिटेल्स में ना आपको कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा ये व्यवस्था। अभी तक अगर जिन लोगों को रैयतवाड़ी बंदोबस्त महलवाड़ी नहीं समझ में आ रहा था, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट जो था क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइक बंद कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। इसने काश्तकारों को भूस्वामियों के रूप में मान्यता दी, ठीक है। काश्तकारों मतलब कल्टीवेटर्स, ठीक है, जिसको किसान बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये भी सही है। यह एक अस्थायी बंदोबस्त था, बिल्कुल अस्थायी बंदोबस्त था, क्योंकि 30 वर्षों पे पुनः भूमि की मतलब लगान अदायगी की जाती थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बोला यह अस्थायी बंदोबस्त की अपेक्षा बाद में प्रारंभ हुआ, तो ध्यान में रखना यह अस्थायी बंदोबस्त की अपेक्षा बाद में प्रारंभ हुआ। तो इनमें बोला कौन सा ऑप्शन जो है सो सही है, ठीक है, ध्यान रखते 1 2 3 ऑप्शन जो है सो आपका क्या है, सही है, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त तो पहले आ गया था ना, ये तो बाद में आया ना, 1820 के बाद आता है ना, ठीक है। वो तो 1793 में भी आ गया था परमानेंट सेटलमेंट, ये बाद में आता है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो पुस्तक जो है इसमें जितने भी स्टैंडर्ड एग्जाम जो आज तक हुए ना सबका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सीडीएस के, यूपीपीसीएस के, बिहार पीसीएस हो गया, यूपीएससी का हो गया, ठीक है, एनडीए एग्जाम का हो गया, सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आईएएस प्री ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री का क्वेश्चन है 2007 का।
महलवारी अब हम लोग रैयतवारी समाप्त कर लिए, ठीक है। अब हम लोग महलवारी में आते हैं, ठीक है। महलवारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त होता था? तो इसमें ना तो कृषक के साथ होता था, ना तो जमींदार के होता था, ना तो जमींदार और कृषक का साझा रूप में होता था, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से होता था। समझ रहे हैं ना? किसके साथ होता था? ग्राम ग्राम समुदाय की संख्या। इसीलिए बोलते थे इसको महाल। क्या बोलते थे इसको? महाल। महाल बोलते थे, ठीक है। महलवारी व्यवस्था में भूमि कर की इकाई संपूर्ण ग्राम अथवा महाल को माना जाता था तथा गांव के लोग सम्मिलित होकर भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होते थे। महलवारी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ 1819 में हॉर्ट मैकेंजी ने किया था। उत्तर भारत में महलवारी व्यवस्था को, ठीक है, आर मार्टिन वड की देखरेख में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। 1819 में महलवारी व्यवस्था को हॉर्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया था सर्वप्रथम, ठीक है। प्रस्ताव किसने दिया था? हॉर्ट मैकेंजी ने। लेकिन उत्तर भारत में महलवारी व्यवस्था को, ठीक है, आर मार्टिन वड के देख रेख में लागू किया गया था। तो यही एग्जाम में गलती कर सकता है, उत्तर भारत पूछ देगा तो हॉर्ट मैकेंजी मार के आ जाइएगा, आप मार्क कीजिएगा, समझे एक नंबर सही करिए, लेकिन गलत हो जाएगा। उत्तर भारत में आर मार्टिन वड की देखरेख में ये व्यवस्था कितने परसेंट पे था? तो जस्ट हमने बताया 19% पर स्थायी बंदोबस्त था, ठीक है। और कितने परसेंट पे था आपका ये, क्या नाम है इसका, रैयतवाड़ी कितने पे था? 51। महलवाड़ी 51 पे रैयतवाड़ी 51 था। तो बच गया कितना था? 30%। 30% पे क्या हो जाएगा? महलवारी हो जाएगा। टोटल 100 हो रहा है। 19% पे अस्थायी बंदोबस्त, 51% पे रैयतवाड़ी और 30% पे क्या था? महलवारी, ठीक है। 100% हो गया ना टोटल। तो इसी तरीके से भारत में 3 प्रकार की व्यवस्था थी: अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। मेंस में भी आप लोग को लिखना था, अभी जो क्वेश्चन जो दिया था यूट्यूब वाला, उसमें आप लोगों ने लिखा होगा, तो उसमें था रहा होगा, ठीक है। अब उसमें देखेंगे महलवारी व्यवस्था कहाँ पे, ठीक है, ध्यान में, कहाँ पे मतलब इसको लागू किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। अब उत्तर प्रदेश का हिस्सा बचा हुआ था, राजस्थान का हिस्सा था, संपूर्ण में महलवारी व्यवस्था का लागू किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश का वाराणसी वाला जो हिस्सा जो था, वहां पे कौन सी व्यवस्था लागू थी? रैयत रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी था उत्तर प्रदेश के बनारस में। अस्थायी बंदोबस्त लागू था, अस्थायी बंदोबस्त था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? तो ध्यान रखिए, महलवारी व्यवस्था, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, मिलान करना है, ठीक है। बताइए, हॉर्ट मैकेंजी ने कौन सी व्यवस्था को लागू किया? महलवारी। हॉर्ट मैकेंजी का कौन था? महलवारी, ठीक है। थॉमस मुंडो का कौन था? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी, ठीक है। अब आते हैं, कॉर्नवालिस का कौन था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है। और जोनाथन डंगन का बनारस का अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। बनारस में परमानेंट सेटलमेंट था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो था महलवारी था, लेकिन बनारस में जो था, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त था, ठीक है। जोनाथन डंकन का हो जाएगा बनारस का स्थायी बंदोबस्त, थॉमस मुंडो का रैयतवाड़ी हो जाएगा, कॉर्नवालिस का बंगाल का स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा, और हॉर्ट मैकेंजी का क्या हो जाएगा? महलवारी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समझ गए? अब चलते आगे। अब चलिए मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे देखना, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करेंगे थॉमस मुंडरो, महलवारी बंदोबस्त की बात करें हॉर्ट मैकेंजी, ठीक है। सबके सब सही है, ठीक है। अब आते हैं, क्या करना है, इसका मिलान करना है। सूची 2 और सूची 1 को सुमेलित करना है। ग्राम स्तर पे तो क्या हो जाएगा? महलवारी हो जाएगा। उप किराएदार देने पे गिरवी रख हस्तांतरण करने को, उपहार देने का, बिक्री करने का अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, रैयतवाड़ी, ठीक है, ठीक है। बड़े सामंतों का आवंटित भूमि, ठीक है। मालगुजारी की इजाजत है तहसीलदारों का आवंटित भूमि, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था? बड़े सामंतों का आवंटित भूमि जागीरदारी थी, ठीक है। और यहाँ पे मालगुजारी, ठीक है, मालगुजारी की इजारेदारी अर्थात तहसीलदार को आवंटित भूमि की जमींदारी कहते थे, ठीक है। उप किराएदारी पे देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या फिर विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि को क्या बोलते थे? ठीक है, रैयतवाड़ी कहते थे। और ठीक है, ग्राम स्तर पर, ठीक है, ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त की बात करेंगे तो महलवारी कहते थे, ठीक है। ध्यान में रखें, हमने साथ उल्टा लगा दिया था क्या? सही लगाए थे, ठीक है ना।
अब चलते आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। इससे भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बनाए गए, ठीक है। तो बताना दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ध्यान पहले रखिएगा, इसका स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स ए और आर दोनों सही है, ठीक है। एक दूसरे का व्याख्या भी करता है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की गई। सबसे पहले लागू हुआ आपका कौन सा व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त। कब लागू हुआ अस्थायी बंदोबस्त, तो 1797 में कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और थोड़ा सा बनारस, ठीक है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बनारस वाले इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा का प्रारंभ किया गया। ये व्यवस्था कितने प्रतिशत पे था, तो 19% भूभाग पे अस्थायी बंदोबस्त आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जमींदारों को भूस्वामी बना मान लिया गया, ठीक है। अब आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, कहाँ पे 1820 में मद्रास में लागू किया गया। ध्यान रखेंगे बंबई एवं असम के, ठीक है, कुछ भागों में लागू किया। ये व्यवस्था शपथ 1792 मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था, ठीक है। ये 51% भूभाग पे लागू हुआ था, ठीक है। इसमें मतलब भूमि का मालिक कौन था, भूमि का स्वामी कृषक को माना गया। अब आते हैं महलबारी में आती है ये व्यवस्था आगरा, पंजाब, मध्य प्रदेश में 30%, ठीक है, मध्य प्रांत में, दैट मीन मध्य प्रदेश 30% भूभाग पर लागू की गई। इस प्रकार यह कहा जाता है कि भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए। यह स्पष्ट है कथन, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करें तो सही है। इसमें भूमि का मालिक कोई नहीं होता था, भूमि का मालिक जो था महाल होता था। मतलब टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी, तो किसकी होती थी, ठीक है, तो महाल की होती थी। पूरे के पूरे गांव की मतलब क्या होती थी, तो टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आते 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, पट्टेदारी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पट्टेदारी पद्धति, ठीक है, में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है, जिसको बोलते थे। अब देखिए भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 श्रेणियां अर्थात जमींदारी, महालबारी और रैयतबारी आरंभ की गई, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिकों के द्वारा भूमि का अधिकार का हक दिया जाता है, जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। तीसरा स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, महलबारी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की शासकीय होती थी, ठीक है। और चौथा की बात करें, रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि का अस्थायी अधिकार होता है, जो भू राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होते थे। बोला कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो सी नंबर आपका सही नहीं है, क्योंकि महलवारी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की शासकीय नहीं होती थी, जबकि महाल की होती थी। महाल की जिम्मेवारी होती थी राजस्व को मतलब क्या करे, वसूल कर, मतलब सरकार को मतलब पे करे, ठीक है। और भू राजस्व के लिए सीधा उत्तरदायी रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान ही होते थे, तो सही है। बाकी पहला दूसरा ऑप्शन भी क्या है, तो आपका सही है, ठीक है। कितना मतलब बढ़िया क्वेश्चन दिया है, यूपीएससी में पूछा हुआ है। सीएपीएफ का एग्जाम जो होता है ना, उसको यूपीएससी ही लेती है। खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है, माइक बंद कीजिए। आप देखेंगे 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, नहीं 54 इधर चलना है, किधर रह गए, कितना नंबर होगा, 55। चले 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आयोग ने उन जिलों में जांच नहीं की थी जो प्रभावित नहीं थे। दक्षिण रैयत आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। आयोग ने उन जिलों की में जांच नहीं की थी जो प्रभावित नहीं थे। आयोग ने रैयत आयोग ने रैयत साहूकारों और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन को दर्ज किए, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट है, तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखिए दक्कन में क्या होता है ना, 1875 में कृषक उपद्रव हुआ, जो कि दक्कन का विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। कृषकों ने साहूकार का विरोध करना शुरू कर दिया। दक्कन उपद्रव आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों की जांच और अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1878 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो दक्कन का विद्रोह आप लोग इडुटेरिया वाला अगर जो मेन से दिख रहे होंगे तो उसमें आप लोगों ने जरूर चर्चा किया होगा। 18वीं शताब्दी से पहले का कृषक, 19वीं शताब्दी से पहले का कृषक विद्रोह नहीं, 18वीं शताब्दी से पहले का कृषक विद्रोह, 18वीं शताब्दी के बाद का कृषक विद्रोह, ऐसा कुछ लिखा था ना आप लोगों ने, टॉपिक था ना। तो किसान हाँ आंदोलन को सर। दिखाना 18वीं शताब्दी से पहले, 18वीं शताब्दी के बाद, फिर दक्कन के बारे में आप लोगों ने चर्चा किया था। तो दक्कन का विद्रोह काफी प्रसिद्ध विद्रोह है, जो कि मतलब मुख्यतः ये मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं थी, मतलब ब्रिटिश कंपनी के अधीन नहीं थी, कंपनी के विरोध में नहीं किया गया था। कंपनी तो समाप्त हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं था, साहूकारों का विरोध करना शुरू किया था, ब्रिटिश सरकार इसमें आ जाती है। उसके बाद जांच तैयार होता है, 1878 में प्रस्तुत रिपोर्ट किया जाता है ब्रिटिश संसद में। अतः सरकार ने 1879 में दक्कन राहत अधिनियम पारित किया, जिसमें कृषकों को साहूकारों का विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें कृषक का विद्रोह जो था, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं था, किसके खिलाफ था,
शाहूकार के खिलाफ था, ठीक है, ध्यान में, किसके खिलाफ था? हाँ। शाहूकार के खिलाफ था, ठीक है। तो 1875 में दक्कन का विद्रोह होता है, 1878 में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है, 1879 में मतलब दक्कन राहत अधिनियम भी पारित किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों पर बंगाल किराएदारी अधिनियम लागू किया गया। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम की बात करें कब आया था? तो 1885 में। कब आया था? कब आया था? 1885 में, ठीक है। बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम वर्ष 1885 में पारित किया गया। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदारी काश्तकार के भूमि के संबंधित, ठीक है, प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। इसे लैंड रॉल टीनेट लॉक भी कहा जाता था, जिसके अंदर किराएदारों के अधिकारों का संरक्षण का प्रदान किया गया था। तो आपसे अगर सीधा पूछा जाए कि बंगाल किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1885 में, ठीक है। अब आते खुदकुट्टी व्यवस्था की बात करेंगे, ठीक है। तो खुदकुट्टी व्यवस्था तो जानते हैं, ब्रिटिश उपनिवेशित शासन के द्वारा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खुदकुट्टी भूधृति पद्धता पर चले थे? कहाँ पे थे? तो छोटा नागपुर में था, ठीक है। मतलब आदिवासी के अंतर्गत था खुदकुट्टी व्यवस्था जो थे, ठीक है। मुंडा विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो छोटा नागपुर के आदिवासी पूर्वजों ने जंगल काटकर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे। इस तरह तैयार की गई जमीन को मालिक जंगल काटने वाला होता था। ऐसे जमीन मालिकों को क्या बोलते थे? खुदकट्टीदार या फिर भूइहार कहा जाता था, ठीक है। नागवंशियों के प्रवेश तक खुदकुट्टीकारी प्रथा को स्वतः नियमबद्ध हो चुकी थी। नागवंशी शासक था, जो कि मतलब आप देखेंगे तो ये छोटा नागपुर में जो शासक जो थे नागवंशी थे, ठीक है। अब खुदकुट्टी व्यवस्था जो था, ध्यान में इसमें क्या था? जमीन को मतलब क्या, सॉरी, जंगल को काट देते थे या फिर जंगल को काट की खेती करते थे। लेकिन ब्रिटिश ने आया तो जंगल के महत्व को समझने लगे, तो उन्होंने जंगल को पूरा मतलब क्या किया? कंट्रोल कर लिया, ठीक है। क्या किया? जंगल को पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया? कंट्रोल कर लिया। जो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय के लोग जो थे उनको जंगल से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इनके ये तो दिक्कत हो गया। दूसरी बात, जो उनका जो जानवर जो था उनको चराई करने के लिए भी मतलब ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। एक नया कर लगा दिया, जो कि मतलब जंगल में पशुओं के प्रवेश करने पे भी उनको कर देना पड़ता था। इस वजह से उनका जो बहुत पुरानी व्यवस्था थी, खुदकुट्टी व्यवस्था जो थी, समाप्त हो गई। इसकी वजह से भी आपको बहुत सारा विद्रोह आपको देखने को मिलेगा, जो कि आदिवासी विद्रोह थे, ठीक है। हो गया, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब जो है हमारा जो इसी के अंतर्गत जो टॉपिक जो है हमारा, इसी टॉपिक के अंतर्गत है व्यापार संबंधी नीति और परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था के विघटन के कारण। अब यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या किया? भारतीय कृषि को बर्बाद कर दिया, ठीक है। इंडियन कृषि जो था व्यापार हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। अब इनसे भी इनका मन नहीं भरता था, भारतीय व्यापार को बर्बाद करने के लिए अभी लोग निकल चुके हैं, ठीक है। तो कृषि को हम लोगों ने बर्बाद होते हुए देखा। यहाँ पे देखे टैक्स का दर कितना था? 55% तक टैक्स का दर रखा गया था, ठीक है। अब जो है सो हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये लोग जो थे, ठीक है, भारतीय क्या बोलते हैं इसको, व्यापारिक जो बहुत पहले से हमारे मुख्य तो व्यापार तो था नहीं। व्यापार क्या चीज का व्यापार था? तो आप देखोगे तो कॉटन था, ठीक है, मुख्यतः। और उसके बाद बात करेंगे तो कॉटन था। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, बंगाल जिसके लिए प्रसिद्ध है, क्या चीज के लिए बंगाल प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, सूती कपड़ा के लिए था। बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या बोलते हैं उसको, आ ही जाएगा। अब पटसन के लिए, इस सब पर आधारित व्यापार हमारे यहाँ था। उसको भी ब्रिटिश क्या करती है? बहुत ही बुरी तरीके से क्या करेगी? हाँ, हमारे यहाँ हथकरघा उद्योग था। हथकरघा उद्योग को मतलब उन्होंने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार का आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो भू राजस्व, ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार के आय का सबसे प्रमुख साधन की बात की भू राजस्व था, क्योंकि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों को भू राजस्व अत्यधिक आय प्राप्त हुई, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त थी, महलवारी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। सरकार किसानों का शोषण करके अधिक से अधिक मतलब भू राजस्व मतलब क्या करती थी? तो प्राप्त करती थी, ठीक है। आप चलेंगे देखेंगे यहाँ पे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ब्रिटिश की मौजूदगी से देशी पूंजीवाद में अवरोध आया। अब अंधता से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, ठीक है। पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार, व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ बना रहा, ठीक है। रेलवे के निर्माण, ठीक है, रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था। तब यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान रखिए ये आपका सही नहीं है, ठीक है। अवंधता से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। देशी पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं मिलता, किसको? विदेशी पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि देशी उद्योग तो पूरी तरीके से मतलब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं।
औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। परिणाम स्वरूप भारत में अनौद्योगिकीकरण, मतलब इसको क्या बोलते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब उद्योग का मतलब क्या होना, ह्रास होना, उसका दौर शुरू होता है। अब अन्यथा अर्थात मुक्त व्यापार की नीति। अब मुक्त व्यापार की नीति से क्या होगा, मुक्त व्यापार की नीति से किसको फायदा हुआ, भारतीयों को फायदा नहीं हुआ, किसको फायदा हुआ, ब्रिटिश को फायदा हुआ, ठीक है। बल्कि भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का ह्रास हुआ। इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था आधिकारिक विदेशी अर्थव्यवस्था में मतलब क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। मतलब उनका मतलब क्या होगा, तो उनका मतलब अधापित्य हो गया, मतलब वो क्या थे, वो अपेक्स मतलब चोटी पे पहुंच गया, ठीक है। आप देखेंगे 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार था। 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार था। आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में यह एक, ठीक है, विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी। पहला ऑप्शन। अब चलते हैं दूसरा, देखते हैं क्या है ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यूरोपीय उद्यमियों के संबंध बैंकों और एजेंसी घरों के साथ थे, जबकि भारतीयों की स्वजन, परिवार एवं जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है। जब बागानों का अंतन व्यक्तिगत पूंजी के स्वामित्व में किया गया तब विदेशी निवेशकों ने जानबूझकर उपेक्षा की। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही। अब यहाँ पे देखें, विदेशी जो थे, ब्रिटिश जो थे, उनको व्यापार में बढ़ोतरी कैसे मिला, जब उनको पैसा की जरूरत पड़ती थी, जब उनको पूंजी की जरूरत पड़ती थी, उनका बैंक थे, तरह तरह के एजेंसी जो कि उनको आसानी से मिल जाता है। जबकि भारतीय को जब उनको पैसा की जरूरत पड़ती थी, तो ठीक है, विदेशी भारतीय उद्यमी जो थे वो क्या, स्वजन, ठीक है, परिवार एवं जाति के लोगों पर निर्भर होते थे, ठीक है। जो कि उनको समय पे कभी कभी मिलता भी नहीं था, मिलता भी था तो बहुत कम मिलता था, तो पूंजी कैपिटल का भी इनके पास क्या होता था, अभाव था। इस वजह से भारतीय व्यापार जो था आगे नहीं जा पाया, ठीक है। 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए, ठीक है, निम्नलिखित कारण जिम्मेदार है। आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, जो कि एक विभेदात्मक हस्तक्षेप थी। मतलब वो बोलती थी हम व्यापार में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहे, ठीक है। ब्रिटिश भी व्यापार करने में फ्री और भारतीय भी व्यापार करने में फ्री, जो कि बस एक कहने नाम मात्र का था। यूरोपीय उद्यमियों का संबंध बैंकों एवं एजेंसी घरों के साथ है, परंतु भारतीयों को स्वजन, परिवार एवं जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। जब बागानों का अंतन व्यक्तिगत पूंजीपति के स्वामित्व किया गया तब विदेशी निवेशकों ने जानबूझकर उपेक्षा की गई, ठीक है। मतलब उनको मतलब नहीं दिया गया, ठीक है। जो देशी जो थे उनको मतलब टेंडर जैसे होता है ना, इससे चलो तुमको बागान का तुमको टेंडर लेना है, चाहे किसी भी चीज का लेना है, भूमि का विशेष टुकड़ा तुमको लेना है, तो उनमें मतलब भारतीय जो निवेशक जो थे उनको जानबूझकर मतलब क्या किया, उपेक्षित किया गया, ठीक है। वाणिज्यिक केंद्रों में किसका मध्य 18वीं शताब्दी के बाद पतन हुआ, ठीक है। तो वाणिज्यिक केंद्रों में किसका मध्य 18वीं शताब्दी पर ढाका का पतन हुआ, ठीक है। ढाका किस लिए जाना जाता था, तो ढाका जो था मलबल का इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस था, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखा 18वीं शताब्दी के बदलाव का एक नया दौर आया। सूरत, ढाका और मसूलीपट्टनम जैसे वाणिज्यिक केंद्र जो 18वीं शताब्दी में बहुत ही बड़े बड़े केंद्रों के रूप में स्थापित हो चुके थे, जिसमें ब्रिटिश बहुत सारी कंपनियां जब आई थी तो मसूलीपट्टनम के आसपास भी फैक्ट्रियां लगी थी, ढाका में भी लगी थी, दोनों के दोनों व्यापारिक शहर थे, लेकिन अब उनका पतन हो रहा था। अब व्यापार के लिए अन्य केंद्रों बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में खिसकने लगे। खिसकने की वजह से इनके वाणिज्यिक केंद्रों में महत्व में गिरावट आ गई। 1750 में प्लासी की युद्ध में विजय तथा अन्य स्थानों पर जैसे जैसे अंग्रेजों का राजनीतिक नियंत्रण बढ़ता गया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का मद्रास, कलकत्ता जैसे विस्तृत औपनिवेशिक बंदरगाह तथा बंबई का नए आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा, वैसे से ढाका आदि पुराने वाणिज्यिक केंद्र का मतलब क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है। अब देखिए आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था, तो भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हुई, तो गलत है, ठीक है। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई, गलत है, ठीक है। भारतीय कृषियों का वाणिज्यकरण हुआ, ये ठीक है। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है। मेरे हिसाब से 3 या 4 ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। 3 और 4। इसका आंसर केवल सी लिया है, 3 4 नहीं है। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, ठीक तो है। रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, क्या पूछ रहा है, परिणाम ही पूछा है। इसका केवल सी लिया है। 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शासन का परिणाम आर्थिक दृष्टि से निम्न है, ठीक है। अनौद्योगिकीकरण मतलब भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास हो गया, ठीक है। कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता, कृषक गरीब होते चले गए। पुराने जमींदारी की तबाही तथा नई जमींदारी व्यवस्था का उदय होता है। कृषि में स्थिरता एवं बर्बादी आती है, ठीक है। भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण हो जाता है, ठीक है। आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, ठीक है, ठीक है। आर्थिक विकास तथा अकाल की गरीबी हुई, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ऑप्शन की बात करके ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन को गलत इसलिए माना है क्योंकि ये ऑप्शन कृषि से संबंध नहीं है, ठीक है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शासन का एक परिणाम जो था नगरीय जनसंख्या वृद्धि हुई,
ठीक है, ये कृषि से संबंधित नहीं है, उद्योग से संबंधित है। जब उद्योग का विकास होगा तो उद्योग का विकास एक लिमिट के अंदर में होगा, कलकत्ता में होगा, बम्बे में होगा, मद्रास में होगा, तो वहां पे मतलब नगरीय जनसंख्या में काफी तीव्र वृद्धि दी जाती है। कईयक 100 गुना मतलब जनसंख्या मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कि उद्योग का केंद्र के आसपास जनसंख्या में बहुत अधिक सघनता देखी जाती है। अभी भी आप जान लीजिए बॉम्बे में, कलकत्ता में, दिल्ली में क्यों उतने लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री है, ठीक है, क्या वहां पे विभिन्न प्रकार के उद्योगों का क्रियाकलाप का केंद्र है, ठीक है। गांव में इतनी जनसंख्या क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि लोग जो है क्या निकलते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं कमाने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक तरह से देखेंगे तो ऑप्शन तो मेरे हिसाब से रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलाइजेशन सही होना चाहिए, ठीक है, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। लेकिन हालांकि एक ही ऑप्शन चुनना था, तो उस हिसाब से ये सही है, ठीक है। अब कृषि का जो वाणिज्यकरण हुआ, तो इसे सोच रहे हो कृषि का वाणिज्यकरण से किसानों को लाभ होना चाहिए, तो नहीं, कृषि के वाणिज्यकरण से बिचौलियों का लाभ हुआ, जिसको बोलते थे मिडिल मैन बोलते थे, उनको प्रॉफिट हुआ, कृषकों को कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखेंगे वह अर्थशास्त्रीय इतिहासवेत्ता कौन था जिसने 19वीं सदी के, ठीक है, भारत में बी औद्योगिकरण की, ठीक है, अभिधारणा को समर्थन में बुकानन हैमिल्टन द्वारा एकत्र आंकड़ों का मतलब क्या क्या उपयोग किया, ठीक है। उनका नाम क्या था, तो ध्यान रखिए अमीय, देखिए कितना टफ क्वेश्चन, अमीय कुमार बख्शी, क्या नाम था, अमीय कुमार बख्शी जो था, भारत में आप देखोगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक है। वो अर्थशास्त्रीय इतिहासवेत्ता कौन था जिसने 19वीं सदी के भारत में बी औद्योगिकरण की अभिधारणा के समर्थन में, ठीक है, बुकानन हैमिल्टन द्वारा एकत्र आंकड़ों का उपयोग किया, तो ध्यान में रखेंगे क्या नाम था उसका, अमीय कुमार बागची नाम था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अमीय कुमार बागची के बारे में जान लेते हैं, प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री इतिहासवेत्ता थे, इन्होंने अपने थीसिस में, ठीक है, बी औद्योगिकरण की अभिधारणा के समर्थन बुकानन हैमिल्टन द्वारा एकत्र आंकड़ों का मतलब क्या किया था, उपयोग किया था, ठीक है, ध्यान में रखना। क्लियर। अब चलते हैं ब्रिटिश शासन के सशक्त दबाव के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से रूपांतरण हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए 19वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो चुकी थी, इसमें कोई दोहरा नहीं है, जिसकी संरचना ब्रिटेन में तेजी से विकसित होती गई औद्योगिक अर्थव्यवस्था द्वारा निर्धारित थी, ठीक है, ठीक है। इंग्लैंड के सस्ते भारतीय उत्पादों की बाढ़ ने, ठीक है, अंग्रेजी वस्त्र उद्योगों को एक बड़ा आघात पहुंचाया, तो अंग्रेजी वस्त्र उद्योगों को नहीं, ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि वृद्धि हुआ था। आप चलेंगे तीसरा ऑप्शन देखेंगे, 19वीं शताब्दी में पारस्परिक भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन हुआ तथा वाणिज्यिक पद्धति के अनुरूप नई अर्थव्यवस्था मतलब क्या थी, बनी थी। इसमें चुनना क्या है, कौन सा सही है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में पारंपरिक भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन हुआ तथा वाणिज्यिक पद्धति के अनुरूप नई, ये सही लग रहा है, ठीक है। आप चलेंगे इसका एक और 3 सही है, ठीक है, सही लगा, दूसरा वाला गलत किए थे ना, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा क्या है, सही है, ठीक है। देखिए जो बड़ा क्वेश्चन जो होता है ना, तो आपके पास कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो सही हो जाता है। जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन जो भले ही देखने में डर लगता है, ठीक है, लेकिन वो सबसे ज्यादा आसान और सबसे बढ़िया जो होता है वही होता है, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सेप्टुअल जो पढ़ के रखा है, तो बड़ा वाला क्वेश्चन सही होने की ज्यादा संभावना होती है, छोटा वाला क्वेश्चन गलत होने की बहुत अधिक मतलब संभावना होती है, ठीक है। तो एग्जाम में बनाइए से इसी तरह का प्रश्न आया, तो रिजल्ट आने की ज्यादा संभावना होगी कंपेयर टू छोटा छोटा वन लाइनर क्वेश्चन अगर आ गया तो, ठीक है। तो उसमें मोर कंफ्यूजन होता है, इसमें स्टेटमेंट वाइज होता है, थोड़ा सा पढ़िएगा समझिएगा, तो बनने की संभावना अच्छी होती है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इंग्लैंड में औद्योगिकरण क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, ठीक है। लंदन एक जगह है यूरोप में, जानते ही है, ठीक है, राजधानी है, ठीक है, इसको फिनिशिंग सेंटर बोलते थे, लंदन को क्या बोलते थे, फिनिशिंग सेंटर। एनसीईआरटी अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा गया है। क्यों फिनिशिंग सेंटर कहते हैं, दुनिया का सारा कच्चा माल जो आता था तो यूरोप में जाता था, लंदन में जाता था, यूरोप के लंदन में, मैनचेस्टर में, इन जगहों पे जाता था, और यहाँ से क्या होता था, रेडीमेड माल तैयार करके, ठीक है, कहाँ पे बेचते थे, तो औपनिवेशिक जो राज्य जो होते थे वहां पे भारत में बेच दिए, चाइना में बेचते, जहां भी होता था वहां पे जाके बेचते थे। तो कच्चा माल कहाँ से आया, कच्चा माल भारत से आया, ठीक है, तैयार कहाँ पे, लंदन में, मशीन से। अब बिक कहाँ पे रहा है, तो फिर मतलब भारत में बिक रहा है। तो इससे क्या होता था, भारत के कच्चा माल को लंदन में तैयार करके भारत में बेचते थे, वो सामान जो थी सस्ता हो जाती थी, क्योंकि मशीन से तैयार होता था। अब भारतीय जो हथकरघा उद्योग से जो तैयार जो उसमें समय ज्यादा लगता था, वक्त ज्यादा लगता था, इसलिए थोड़ी महंगी होती थी। तो इस तरीके से भारतीय हथकरघा उद्योग जो था पूरी तरीके से मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है।
अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करके उसे ब्रिटिश माल का एक बड़ा बना दिया। ठीक है, बक्सर का 1764 में हुआ, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना अंग्रेजी सेना से पराजित हो गई। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार सौंप दिया गया, जिससे 19वीं सदी आते आते भारत में किसान का प्रारंभिक हस्तशिल्प उद्योग में लगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाही की अवस्था में मतलब क्या थे तो पहुंच गए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, वही निर्देश है। ठीक है, चुन के बताना है कौन सा सही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब देखेंगे पहला स्टेटमेंट की बात की अंग्रेजी। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार के अधिग्रहण से भारत के किसान एवं ठीक है प्रारंभिक हस्तशिल्प उद्योग में लगे लोग संग्रहाली के दशा में पहुंच गए। तो ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट क्या था, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में अर्थव्यवस्था तबाही के अवस्था में पहुंच गई। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। ठीक है, एक भी सही है, दो भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आप देखेंगे असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी कब प्रारंभ की गई, असम में चाय की, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं 1839 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो असम में प्रथम चाय कंपनी की स्थापना की बात करेंगे तो 1839 में हो गई थी। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय की कंपनी, इसके साथ 1839 में 5 लाख की पूंजी के साथ असम में की गई थी। अच्छा, इसका जो कोठी का जो इंचार्ज जो बनाया गया था मनीराम दत्त था। ठीक है, जो कि 1857 के विद्रोह में ठीक है दीवान जो थे वहां से उनकी भूमिका होती है, 1857 को फांसी दी जाती है। ठीक है, तो मनीराम दत्त जो थे कंपनी जो चाय की जो कंपनी जो थी ना उसके हेड थे आई थिंक। ठीक है, उन्हीं के निर्देश में चलता था ये। ठीक है, इसमें आ जाएगा अगर होगा तो। अब यहाँ पे देखेंगे असम कंपनी जो यूरोपीय चाय बागान मालिकों से मिलकर बनी थी, 1850 तक चाय उद्योग की वास्तविक मालिक बनी। 1850 ईस्वी के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपने आप में 2 छोटे मालिकाना चाय बागान स्थापित किए, जिन्हें राज्य द्वारा 1857 के राजद्रोह के लिए उनकी फांसी के पश्चात जब्त कर लिया गया। पक्का मनीराम दत्त होगा। ठीक है, आ गया ना, बोले ना मनीराम दत्त, यही प्रश्न पूछा हुआ है, मुझे वही याद आ रहा है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, असम कंपनी जो यूरोपीय चाय बागानों में मिलकर बनी थी 1850 ईस्वी तक। ठीक है, उद्योग की वास्तविक मालिक बनी रही। 1850 के दशक के दौरान असम के मनीराम दीवान ने जोरहाट में ठीक है सिन्नोमोरा चाय बागान की स्थापना की, जो कि पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन ये काम करते थे, बाद में उन्होंने स्वतंत्र रूप से कर लिया। इस प्रकार मनीराम दीवान प्रथम भारतीय थे जिन्होंने व्यापारिक दृष्टि से चाय की खेती प्रारंभ की, लेकिन राज्य द्वारा 1858 के राजद्रोह के लिए उन्हें फांसी देने के पश्चात चाय बागान को मतलब क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। ठीक है, तो जो 1839 में जो कंपनी बनी थी ना, तो कंपनी का जो इंचार्ज जो था ना उसमें मनीराम दत्त को ही बनाया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में मनीराम दत्त 1850 में जाके अपना चाय का मतलब क्या करते फैक्ट्री स्थापित कर लेते, जिसका नाम क्या था, जोरहाट में था, असम के जोरहाट में आपको मिलेगा। इसका नाम क्या था, क्या नाम था इसका यार, इसका नाम कुछ था सिन्नोमोरा, क्या नाम था, सिन्नोमोरा, सिन्नोमोरा चाय बागान की स्थापना की। लेकिन 1857 की क्रांति में ये असम से मतलब नेतृत्व करते हैं और उसके बाद इनको फांसी दे दी जाती है। तो बाद में इनके चाय बागान को क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। ठीक है, मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक उद्योगों का विकास एवं विदेशी पूंजी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे, तो तांबा पीतल उद्योग के लिए ठीक है बनारस, पुणे और नासिक। ठीक है, कौन सा जगह था, तांबा पीतल उद्योग के लिए कौन सा जगह फेमस था, ठीक है, तो बनारस, पुणे और नासिक फेमस था। ठीक है, भारत में ठीक है भारत में मुख्य उद्योग कपास, रेशम और ऊन की बुनाई थी। ठीक है, बंगाल के बाहर लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर और मदुरई सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। पीतल, तांबे और कांसे की बिक्री के लिए माल भारत में सर्वत्र तैयार किए जाते थे। कुछ उल्लेखनीय के बनारस, तंजौर, पुणे, नासिक और अहमदाबाद है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब देखेंगे और क्या प्रश्न है, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया। 1813 की बात 1813 से पहले हो रहा है, जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें उचित दरों पर बेचना। ठीक है, भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। ठीक है, मुक्त व्यापार नीति, तो मुक्त व्यापार नीति तो भाई नहीं होगा, 1813 में ना मुक्त व्यापार नीति आया था। ठीक है, 1813 के एक्ट में था, तो ये कब अपनाया गया, 1813 से पहले तो नहीं होगा ना। भारतीय व्यापारियों के किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन, तो ये सब था। 1813 में पहले अंग्रेजों और भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण की नई तरीके थे, जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एक अधिकार करके उन्हें उचित दर पर बेच देना। 1813 से पहले हो रहा। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना।
किंतु 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, जिसके तहत भारत को ब्रिटिश माल के आयात का मुक्त बाजार बना दिया गया। मुक्त व्यापार की नीति ने कंपनी को एकाधिकार का मतलब क्या किया, समाप्त कर दिया। लेकिन मुक्त व्यापार की नीति से भारतीयों की स्थिति और भी ज्यादा खराब होती, क्योंकि एक तरह से कंपनी पहले केवल शोषण करती थी, अब बहुत सारा ब्रिटिश कंपनियां आ जाएगी जो कि मतलब क्या करेगी, शोषण करेगी। ठीक है, अब देखेंगे अनौद्योगिकरण के संबंध में, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको बोले, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैंने क्या बोला, पहले कौन शोषण करती थी, 1813 से पहले कौन शोषण करती थी, केवल केवल ईस्ट इंडिया कंपनी शोषण करती थी, यही करती थी ना, ईआईसी करती थी। लेकिन जब व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह और भी बहुत सारी कंपनियां आएगी, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार नहीं रहेगा, बहुत सारी कंपनियां आएगी। जब बहुत सारा कंपनियां आएगी तब भारतीयों को शोषण करने के लिए पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब मतलब बहुत सारा मतलब शोषण करने के लिए तैयार हो जाएगा, जिस वजह से मतलब क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज हो गया। मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें भारत में और भी ज्यादा तेजी से होगी। ठीक है, चलिए, ये 1813 के एक्ट से हुआ, लेकिन 1813 के एक्ट में, ठीक है, किन दो चीजों को समाप्त नहीं किया गया था, ईआईसी का किन दो चीजों को बना के रखने दिया गया था, वो 1833 में जाकर समाप्त होता, 1813 के एक्ट में समाप्त नहीं हुआ था। कौन से दो चीजों पे एक अधिकार था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी हुई थी, चाची का अधिकार। ठीक है, चा फॉर चाय और ची फॉर चीन। ठीक है, चाची, तो चाय और चीन के साथ व्यापार करने के अधिकार को छोड़ के सारे एक अधिकार को 1813 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1833 के एक्ट में, ठीक है, 1833 के एक्ट में, ठीक है, चाय का अधिकार, ठीक है, और चीन से व्यापार करने का अधिकार दोनों भी छीन जाता। ठीक है, एक 1813 के एक्ट में ये बनी हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे, अब देखेंगे आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है। अब देखिएगा, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था, तो उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, डिक्लाइन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन नहीं, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ये भी नहीं था, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पे उच्च तट दर। ठीक है, हाई ट्रैफिक ऑन द एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन, जो माल जो निर्यात जो हमारे यहाँ से जो होता था ना, उस पर क्या करते थे, काफी अधिक टैक्स लगा देते थे। ठीक है, हमारे कोई सामान 10 रुपया का बना, इस पे क्या कर 200% टैक्स लगा दिए। अब लो ये कितना हो गया, इसका सीधे 25 रुपया 30 रुपया इसका कीमत बढ़ गया। तो काफी निर्यात दर अगर ज्यादा अगर लगेगा तो क्या होगा, दिक्कतें तो होगी ना, कीमत बढ़ जाएगा, फिर कौन खरीदेगा। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कारण था, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोप देना, भारत में कच्चे माल के निर्यात को प्राथमिकता देना, भारतीय शिल्पियों के अपने रहस्य देने पे बात करना, मतलब वो अपना तरीका बताना से किस तरीके से सामान को मतलब क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, लंकाशायर मैनचेस्टर में मशीन निर्मित सूती वस्त्र की प्रतिस्पर्धा, लंकाशायर ब्रिटेन में पड़ता है। अब मैनचेस्टर की बात करेंगे, वो भी ब्रिटेन में, सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र जो था ना उसमें ब्रिटेन में कौन था, मैनचेस्टर था। इसलिए भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है जो कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, अहमदाबाद। अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर। क्या होगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और उसे ओरिजिनली मैनचेस्टर कहाँ पे पड़ता है, तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। ठीक है, तो भारतीय सामंतवाद का विनाश नहीं, भारतीय सामंतवाद का विनाश नहीं हुआ, भारतीय ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के वजह से भारतीय सामंतवाद में क्या हुआ, बढ़ोतरी देखने को मिली, न कि उसका विनाश हुआ। बाकी भारतीय कृषि का विनाश हो गया, भारतीय उद्योगों का विनाश हो गया, व्यापार का विनाश हो गया, सब कुछ होगा विनाश, लेकिन सामंतवाद का विनाश नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, पता ना। ठीक है, 1947 तक ब्रिटेन का 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, इंडिया वाज ए कॉलोनी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही। ठीक है, द इंडियन इकोनॉमी स्ट्रैंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ये भी सही है। ब्रिटिश काल में, ठीक है, ध्यान रखें, ब्रिटिश काल में भारत में विनिर्मित माल की पूर्ति करता था, इंडिया वाज अ सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो ये गलत है। ठीक है,
ब्रिटिश काल में भारत कच्चे कच्चे माल का माल। पूर्ति करता था, बिल्कुल कच्चे माल का पूर्ति करता, न कि विनिर्मित रेडीमेड माल का पूर्ति करता नहीं था। कच्चा माल ब्रिटेन को भेजते थे, न कि हम लोग क्या करते थे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को भेजते थे। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। अब चलते हैं आगे, देखेंगे आगे क्या प्रश्न है। ठीक है, भारत में स्थापित होने पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? ध्यान में रखिएगा, बैंक ऑफ कलकत्ता। कब थी बैंक ऑफ कलकत्ता? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ कलकत्ता कब थी? 1777 में। 1770 में कब थी? 1770 में। अब देखिए, लेकिन भारतीयों का जो पहला बैंक जो था ना, वो कौन था? अवध कमर्शियल बैंक, क्या नाम था उसका? चलिए बता देता हूँ। यूरोपीय पद्धति प्रथा से भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से खोला गया था। ठीक है, कलकत्ता में तो था, लेकिन बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था? तो ध्यान रखिए, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। ठीक है, 1770 में कलकत्ता में स्थापित किया, किंतु यह बैंक शीघ्र ही असफल हो गया। ठीक है, ये बैंक जो था, बैंक ऑफ कलकत्ता की बात करेंगे, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान फिर बैंक कलकत्ता 1770 वाला असफल हो गया। सन 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, सन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना। तो बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इंपॉर्टेंट इसलिए रखना है क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ठीक है, और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, सॉरी, बंगाल प्रेसिडेंसी, दसवीं कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों में बैंक स्थापित किए गए। ठीक है, सबसे पहले कहां पे? कलकत्ता में। कहां पे? 1806 में। 1840 में कहां पे? बॉम्बे में। ठीक है, 1843 में कहां पे? तो मद्रास में स्थापित किए गए। ठीक है, ध्यान आप इसे रखेंगे। इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखिए, ये कब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तीनों बैंक को मिलाकर कब किया गया? 1806 वाला, 1840 कब किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ स्थापना? 1921 कब किया गया? 1921 1921 में किया गया। ठीक है, कब था? इंपीरियल बैंक की स्थापना की बात करेंगे, तीनों बैंक के मिलाकर 1921 में किया गया। फिर आता है 1955 के साल, यही इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले 1806 में, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, और तीनों बैंक को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर यही 1921 में ये बैंक नाम बदलकर चल जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अभी आप लोग जानते हैं। ठीक है, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इनका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक पूंजी का निवेश रेलवे, बैंकिंग, जहाजरानी, बागान, खदान, कारखानों में, बीमा क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, प्रथम वाणिज्यिक बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ कलकत्ता थी। कब थी? 1770 में। ठीक है, अब देखेंगे भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ था? ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा क्षेत्र में सर्वाधिक पूंजी का मतलब क्या होता है? निवेश होता है। ठीक है, निम्नलिखित में किस वर्ष के यूरोप का और भारत के बीच पहला टेलीग्राफ संबंध स्थापित हुआ? 1851 में। ठीक है, ध्यान रखें, 1851 में क्या होता है? ठीक है, भारत और मतलब यूरोप के बीच टेलीग्राफ संबंध स्थापित होता है। ठीक है, किसका शासनकाल होगा इस दौरान? डलहौजी का शासनकाल होगा। ठीक है, 1853 में क्या आते हैं? रेल आती है। 1854 में डाक खाना एक्ट आता है। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, 1951 में भारत में यूरोप के मध्य प्रथम बार टेलीग्राफ सेवा स्थापित की गई। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही वर्ष 1852 में सर्वप्रथम भारतीय तार विभाग की स्थापना की गई। भारतीय तार विभाग की स्थापना 1852 में की। अभी जाके तार सेवा बंद हुआ है। ठीक है, अभी 2000 कब बंद हुआ है? 15-16 के आसपास आई थिंक तार सेवा तो चल ही रहा था, इसी के आसपास जाके तार सेवा बंद हुआ है। ठीक है, 1852 में सर्वप्रथम भारतीय तार विभाग की स्थापना होती है। 1854 में डाकखाना एक पारित होता है और डलहौजी ने ही सर्वप्रथम मतलब लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसको बोलते हैं पीडब्ल्यूडी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि अभी तक चल रही संस्था है। अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, ध्यान रखिए, भारत की सबसे प्राचीन संस्था है। ठीक है, क्या है? भारत की सबसे पुरानी व्यवस्था पीडब्ल्यूडी, ठीक है, जो कि 1854 में ही स्थापित हुई थी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, जो कि क्या काम करती थी? निर्माण की काम करती है। क्या चीज की काम करती है? निर्माण काम करती है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी जो था पहले सेना के अधीन काम करता था। ठीक है, अब तो जानते हैं पीडब्ल्यूडी। ठीक है, अब आते हैं आगे का प्रश्न देखेंगे और क्या प्रश्न है। ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के काल में बिछाई गई थी? तो जानते ही क्या हो जाएगा? डलहौजी के शासन काल में। ठीक है, कहां से कहां तक चली थी? तो बंबई से थाने तक चली थी 1853 में। ठीक है, और कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? ठीक है, ये पहली जो रेलवे जो चली थी कितनी किलोमीटर की दूरी तय की थी?
34 किलोमीटर। 22। ठीक है, कितने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, कितने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, 1854 में कलकत्ता से रानीगंज कोयला क्षेत्र तक लाइन बिछा दी गई। रेलवे लाइन बिछाने में वृहद स्तर पर कार्य लॉर्ड कर्जन के शासनकाल। पूछेगा भारत में रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, ये ध्यान में, कर्जन के शासनकाल में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत में रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो कर्जन के शासनकाल में रेलवे का सर्वाधिक विकास होता है। ठीक है, ये प्रश्न को आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, कर्जन के शासनकाल में रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, अब आते हैं भारत में पहली रेलवे लाइन किन स्थानों पे चली थी, तो मुंबई से लेके किसके बीच चली थी, तो थाने के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ठीक है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन, ठीक है, किसके किस में, तो मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, बॉम्बे टू थाना। ठीक है, निम्नलिखित किन दो स्थानों के बीच में सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था, तो फिर वही प्रश्न है। ठीक है, रेलवे मार्ग का निम्नलिखित में किन दो स्थानों के बीच में सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का, रेलवे चली नहीं थी। ठीक है, रेलवे चली नहीं थी, रेलवे का विकास हुआ था। ठीक है, तो कलकत्ता से लेकर रानीगंज, रीजन क्या था, तो रानीगंज क्या था, कोयला के लिए जाना जाता था। किस लिए जाना जाता था, कोयला के लिए। कलकत्ता में क्या था, तो कलकत्ता में क्या था, इंडस्ट्री था। इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, कोयला चाहिए, इसीलिए रानीगंज तक कोयला को बिछाया गया, कोयला के लिए। ठीक है, रेलवे लाइन सर्वप्रथम बिछाया गया था। ठीक है, आप ध्यान में रखें, रेलवे का विकास करना, ठीक है, सिंपल सी बात है, भारत को रेलवे के विकास से भारत को लाभ पहुंचाना अंग्रेजों का कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है, मतलब होता है ना, कोई काम बुरे मंशा के लिए, तो उन्होंने सोचा था अपना इंडस्ट्री वगैरह का विकास करेंगे, लेकिन रेलवे के विकास से, ठीक है, भारतीयों का विकास भी होने लगा। मतलब बोलते हैं ना, मतलब अनिश्चितता के रूप में होने लगा। मतलब उनका कोई उद्देश्य नहीं था तो भारत को इससे लाभ मिलेगा, लेकिन मतलब क्या होता है, गलत मकसद के लिए उन्होंने किया था, लेकिन उसका सही उद्देश्य निकल गया। ठीक है, रेलवे के विकास से भारतीयों का बहुत अधिक विकास होता है। रेलवे के विकास से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपको तेजी भी आपको देखने को मिलती है। 1857 की क्रांति में भी रेलवे की भूमिका रही थी। ठीक है, तो मतलब विकास करना चाहते नहीं थे, लेकिन हो गया। ठीक है, भारत में जब रेलवे पहली बार प्रचलित है तो उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री को लेकर उसका पहला प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, कृषि वाला क्षेत्रों को बाजार से मतलब क्या करना, जोड़ देना। ठीक है, ध्यान में, कृषि वाला जो क्षेत्र जो था उसको मतलब क्या करना, बाजार को लेकर। हालांकि सारे के सारे उद्देश्य था, लेकिन इससे सबसे प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है, कनेक्ट द एग्रीकल्चर फील्ड टू द मार्केट। ठीक है, भारत में रेलवे का स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना था। भारत में रेलवे का विकास मुख्यतः कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना, अर्थात भारत के भीतरी भागों से कच्चा माल बंदरगाहों तक तथा ब्रिटिश माल को बंदरगाह से भारत के भीतरी भागों तक पहुंचाना था। इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व था इसमें। रेलवे मार्ग का विकास ब्रिटिश वाणिज्य एवं सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था, वही मैंने बोला, इंडस्ट्री इन्वॉल्व था। जीवी जोशी का कहना है कि रेलवे दरअसल ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत की तरफ से दी जाने वाली सहायता थी। ठीक है, ध्यान रख, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे भारतीयों को भी मतलब क्या हुआ, लाभ हो गया, क्योंकि रेलवे से मतलब क्या हुआ, जगह जगह पर पहुंचना क्या हो गया, लोगों के लिए मतलब क्या हो गया, इजी हो गया। निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता औपनिवेशिक भारत में रेल की नहीं थी, निम्नलिखित में से, ध्यान में रखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था विशेषता औपनिवेशिक भारत में रेल की नहीं थी, तो ध्यान में रखना है, भारत में रेल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के हित में सेवा करना था। क्या था, तो भारत में रेल की स्थापना का उद्देश्य मुख्य रूप से साम्राज्य के हित में सेवा करना था। 15% के ग्रांट टिकट ब्याज पर ब्रिटिश पूंजी, ठीक है, क्या लिखा है, ब्रिटिश पूंजी को आमंत्रित किया गया, जो जरूरी होने पर भारतीय राजस्व को दे होगा। निर्माण कार्य में प्रस्तुति को असामान्य कर दिया। ठीक है, अपने रेलवे के निर्माण को इस प्रकार नियोजित किया गया कि आंतरिक बाजारों को समुद्री बंदरगाहों से जोड़े, किंतु इसमें आंतरिक बाजार नगरों के बीच संबंध मुहैया नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो क्या इसका गलत ऑप्शन है, तो बी गलत है। 15% गारंटीकृत ब्याज पर, ठीक है, ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया, जो कि जरूरी होने पर भारतीय राजस्व दे होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी सारे के सारे ऑप्शन वही है जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है, रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम किसने की, ठीक है, तो किसने की थी, किसने की, एकबर्ट ने। ठीक है, एकबर्ट होना चाहिए, क्योंकि एकबर्ट कमीशन के द्वारा ही रेलवे को बजट वगैरह प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, हाँ, ठीक है, 1919 के सुधारों में लागू होने के कारण विलियम एकबर्ट के अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई थी, जिसका कार्य था रेलवे को कार्यवाही की जांच करना तथा उसके, ठीक है, अधिकृत विकास के लिए एक उपायुक्त निधि को सिफारिश करना। इस समिति ने रेलवे पर सरकारी प्रबंध और सरकारी एजेंसी द्वारा, ठीक है, नई लाइनों के निर्माण के पक्ष में अपनी संतुष्टि दी। एकबर्ट की अध्यक्षता में गठित कमेटी की संतुष्टि पर रेलवे को 1924 सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, हालांकि सबसे पहले जो बजट प्रस्तुत की गई थी 1925 में बजट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें मतलब रेलवे को मतलब क्या किया गया, सामान्य बजट से मतलब क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद विवेक दोबरा समिति आती है, उसमें फिर से रेलवे को मतलब सामान्य बजट के साथ फिर से भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है,
अभी विवेक देवरा समिति ध्यान में रखेगा, 1925 में एक बार समिति की अनुशंसा पे रेलवे को सामान्य बजट से अलग किया गया था। ठीक है, आते निम्नलिखित कथनों में से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश कंपनियों द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश कंपनियों द्वारा रेलवे के निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? भारत सरकार द्वारा कंपनियों को उनके निवेश से 5% का प्रतिलाभ प्रत्याभूत दिया गया था। बताना है, रेलवे का प्रबंधन प्रमुखतः सरकार द्वारा किया जाना था, अधिमानी माल भाड़े की कोई पद्धति नहीं थी, कंपनियों को सरकार को भूमि निःशुल्क मिलनी थी। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना, इसका ऑप्शन जो है बी। ठीक है, 2-3 नहीं थी। ठीक है, मतलब रेलवे का प्रबंधन प्रमुखतः सरकार के द्वारा किया नहीं। ठीक है, रेलवे जो थी प्राइवेट था उस समय। ठीक है, अधिमानी भाड़े की कोई मूल पद्धति नहीं थी, देयर इज नो सिस्टम फॉर, ठीक है, प्रीफरेंशियल क्या लिखा, फिक्स चार्जेस, तो ये गलत है। ठीक है, माल भाड़े पे तो चार्जेस तो थी। कंपनियों द्वारा कंपनियों को सरकार से निःशुल्क भूमि मिलनी थी, सही है। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा कंपनियों को उनके निवेश से 5% का प्रतिलाभ प्रत्याभूत किया गया था, ये भी सही है। और सबसे पहले जो भारत में जो रेलवे चलाने की जो जिम्मेदारी जो थी, कौन सी कंपनी सबसे पहले रेलवे आती है? सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत में रेलवे लेकर आती है? किसी को नहीं पता है? द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, क्या नाम था? द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे जो था, प्रथम कंपनी जो थी, ध्यान रखेंगे, वो भारत में क्या करती है? रेलवे लेकर आती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर? देखेंगे, ब्रिटिश कालीन भारत में रेलवे का विकास मुख्यतः भारत में, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक हितों की पूर्ति के लिए किया गया था। इनके निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, प्राइवेट कंपनियों द्वारा रेल लाइनें बिछाने के लिए उन्हें चलाने के कार्य किया जाना था, अतः रेलवे प्रबंधन प्रमुखता कंपनियों के द्वारा किया जाना। ठीक है, सरकार के द्वारा नहीं। ठीक है, सरकार ने जमानत दी कि कंपनियों को उनकी पूंजी पर कम से कम 5% का लाभ मिलेगा। ठीक है, मतलब जितना तुम पूंजी लगाओगे उस पर कम से कम तुमको 5% प्रॉफिट हो गया, अगर नहीं तो सरकार देगी। ठीक है, सरकार द्वारा कंपनियों को भूमि निःशुल्क दी जाएगी, मतलब तुमको भूमि निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, अधिमानी माल भाड़े की पद्धति थी। यह रेलवे लाइन मुख्यतः भारत के अंदरूनी भागों के स्थित कच्चे माल पैदा करने वाले कृषक क्षेत्रों को निर्यात करने वाले बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बिछाई गई थी। हालांकि बाद में रेलवे की उपयोगिता को देखते हुए बाद में रेलवे को सरकार ने अपने अधीन ले लिया, जैसे कि एकवट कमेटी ने अनुशंसा की थी। 24-25 में जाकर रेलवे गवर्नमेंट के अधीन आ जाती है, क्योंकि शुरू में रेलवे की जो स्थापना हुई थी प्राइवेट कंपनी के द्वारा हुई थी। ठीक है, अब आते आगे देखेंगे, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था कि ब्रिटिश सरकार रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसका स्टेटमेंट है ये? स्टेटमेंट की बात करेंगे, स्टेटमेंट की बात करेंगे तो किनका है? तो तिलक साहब का। तिलक साहब ऐसा स्टेटमेंट दिया करते थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा, उपरोक्त विचार तिलक साहब का। ठीक है, अब आते हिंद स्वराज में महात्मा गांधी रेलवे की आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं भाई साहब महात्मा गांधी रेलवे की आलोचना? ठीक है, तो ध्यान में रखेगा, उनके हिसाब से प्लेग के कीटाणुओं का वाहक है रेलवे, जो है कैरियर ऑफ प्लेग जर्म्स। ठीक है, आप देखेंगे जब भारत में कोविड-19 आता है, रेलवे चलता है कि बंद हो जाता है? ठीक है, बंद हो जाता है। तो उसी तरह प्लेग जो उस समय जो रोग जो फैली हुई थी, उसका मतलब क्या, रेलवे जो था उसका वाहक के तौर पर काम करता था। अकाल की बारंबार साधन, मतलब बार बार अकाल लाने का साधन। ठीक है, समाज में वर्ग विभेद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी। ठीक है, ध्यान में ये भी था। ठीक है, तो समाज में वर्ग विभेद उत्तरदायी, रेलवे जो था समाज में वर्ग विभेद उत्पन्न करता, कैसे करता बता सकता है कोई? कॉमन सेंस अगर दिमाग में लगाएंगे तो पता चल जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग क्लास डिवीजन इन सोसाइटी। ठीक है, रेलवे में कोई डिब्बा जो होता है एसी टायर 1 टायर होता है, टीयर होता है, एक बेचारा था जनरल होता है, जहां पे मतलब बहुत स्थिति खराब होती है। ठीक है, दोनों में मनुष्य ही सवारी करे, लेकिन दोनों के जीवन, दोनों का मतलब स्टैंडिंग में कितना अंतर है। तो महात्मा गांधी जो थे समता के समर्थक थे, समाजवादी थे, उनके अनुसार मतलब रेलवे जो था सोसाइटी, डिवीजन इन सोसाइटी मतलब करता है। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा है भी। ठीक है, अब रेलवे के एसी 1 में चले जाइए, वहां पे जनरल डिब्बा में चले जाइए, समाज में कितना बड़ा डिफरेंसेस है वो आपको दिख जाएगा। नहीं, बाथरूम में चले जाए, जनरल के बाथरूम में, एसी 1 के बाथरूम में चले जाए, कितना डिफरेंसेस वो आपको दिख जाएगा। सरकार की बात करें, सरकार एक समाजवादी गवर्नमेंट है, सरकार को क्या करना चाहिए? रेलवे का प्रत्येक बोगी को सामान्य रूप से तैयार करनी चाहिए थी। ठीक है, ना कि एसी होना चाहिए, एसी 2, एसी 3, स्लीपर तो जनरल। ठीक है, गांधी जी इसके विरोधी थे। ठीक है,
तो इसका 1, 2, 3 सही है, ठीक है। बाकी दुर्घटना प्रवण है, ऐसा कुछ बात के लिए उन्होंने विरोध नहीं किया था, ठीक है। महात्मा गांधी की बात करें तो ध्यान में रखेंगे, तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में गुजराती भाषा में लिखी थी। ये भी पूछता है हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। तो 1909 में छपी थी, या ध्यान रखें गुजराती में छपी थी। इस पुस्तक में गांधी जी आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार रेलवे, डॉक्टर तथा वकील भारत की गरीबी के कारण, ध्यान रखिएगा, रेलवे, डॉक्टर और वकील भारत में गरीबी के कारण था। अब यहाँ पे जो डॉक्टर और वकील, जो मुख्य रूप से इसको डॉक्टर वकील मत समझिए, ठीक है। यहाँ पे इसको इसको डॉक्टर वकील को यहाँ पे उन्होंने एक संज्ञानात्मक रूप में प्रयोग किया। ऐसा नहीं कि डॉक्टर वकील को डायरेक्ट आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर को सब हेल्थ की व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। हेल्थ खराब होने से लोगों को डॉक्टर के पास में, खराब स्वास्थ्य इसको समझिए, ठीक है। वकील से ब्रिटिश सरकार की नीतियां से, तो ब्रिटिश सरकार की नीति की वजह से लोगों को वकील का बहुत अधिक सहायता लेना पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने वकील डॉक्टर को डायरेक्ट मतलब टारगेट नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने ब्रिटिशों को भारत पर नियंत्रण करने में सुविधा प्रदान की, अकाल प्लेग तथा वर्ग भेद की समस्याओं का कारण है। रेलवे ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, इस स्तर को गांधी जी ने नकार दिया, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकार मानते, मैं भी मानता हूँ, रेलवे की वजह से राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, इस सच्चाई भी नहीं, गांधी जी ने इस तथ्य को नकार दिया। ब्रिटिशों के आगमन के पूर्व भी भारत में एक राष्ट्र था, उनका ऐसा मानना था, ठीक है। आप देखेंगे कितने क्वेश्चन अभी रह गए इसमें। टोटल इसमें मतलब घर से 56 था सर। तो रहने देते हैं, कल हम लोग विधिक, ठीक है, कल हम लोग विधिक आर्थिक समस्याएं कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि 8:30 हो चुका, 8 बज चुका है, और फिर से हम लोग को क्या